हेलो एवरीवन, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कंफ्यूजन होता है कि यार मध्य प्रदेश के इतिहास कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, है ना। तो उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास आपके सामने लेक्चर लेके आया गया है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, बेसिक जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में इतिहास किस रूप में जमा हुआ है और किस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने ये लिख के रखा हुआ है। इतिहास जो है ओटोपिया शब्द के हिस्टोरिया से आया है। इतिहास किससे आया है? ओटोपिया शब्द के हिस्टोरिया से आया है और हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री बना है। ठीक है, अगर हम देखें हिस्टोरिया का अर्थ तो बीती बातों को संकलित करना। क्या बताया मैंने? हिस्टोरिया का अर्थ बताया बीती बातों को संकलित करना, और इसी से हिस्ट्री आया है। और ये जो है हिस्टोरिया यूनानी शब्द है, ये भी याद रखना। हिस्ट्री के जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री बोल सकते हैं, हेरोडोटस को कहा जाता है। और इनका एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या बताया मैंने? हिस्टोरिका, याद रखना। ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमने देखा है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि इतिहास कैसे बना, इतिहास के जनक कौन है। ठीक, अब हम देखें बहुत सारे नाम से भी भारत को जाना जाता है। जैसे हम बोल दें इंडिया, इंडिया नाम देने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो यूनान वासियों ने ही भारत को इंडिया नाम से पुकारा है। ठीक है, और भी देखें हम इसे, जैसे रेवा के नाम से, क्योंकि नर्मदा नदी अपने इधर है, नर्मदा नदी को हम रेवा के नाम से पुकारते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, आर्यवत के नाम से भी जानते हैं, इंडिया के नाम से भी जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारे नाम है भारत के, ऐसे नहीं बोल सकते कि एक दो नाम है, बहुत सारे नाम है जिनके नाम से हम भी भारत को जानते हैं। ठीक है, अब भारत के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए, ये नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ठीक है, भारत के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास के साक्ष्य अगर है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इतिहास के साक्ष्य पाषाण युग से मिला हुआ है। ध्यान रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास का आरंभ हुआ है वो कौन से काल से हुआ है? पाषाण काल से हुआ है इसका आरंभ। ध्यान रखना, कौन सी काल से हुआ है? पाषाण काल से इसका आरंभ माना जाता है। ठीक है, पाषाण काल को भी देखा जाए तो पाषाण काल 3 भागों में विभक्त है। एक को बोला जाता है पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल। ठीक है, एक को हमने क्या बोला? पुरा पाषाण काल, और एक को बोला हमने मध्य पाषाण काल, और एक को बोला हमने नव पाषाण काल। ठीक है, इसे लिख लेना आप, इसे बोला जाता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक, इसके बाद में आप लिख लेना नव पाषाण काल। क्या लिखोगे आप? नव पाषाण काल। ठीक है, अब देखो समय सीमा भी कभी कभी आता है, तो समय सीमा को भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, पुरा पाषाण काल में जो मानव थे वो मानव अपने जीवन को शिकार पर आधारित थे। ठीक है, अपने जीवन को शिकार कर करके अपने जीवन को यापन करते थे, जीवन चलाते थे, पशुओं का शिकार करना। ठीक है, तो मानव का जो जीवन था पुरा पाषाण काल में वो शिकार पर आधारित थे। अपनी जीवन यापन को चलाने के लिए ये जो व्यक्ति थे वो शिकार करके अपनी जीवन को चलाते थे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पुरा पाषाण काल में मानव की जो अवस्था थी कि मानव अपना भरण पोषण कैसे करता था? तो शिकार करके। याद रखना। ठीक है, क्या करके अपने जीवन का भरण पोषण करते थे? ये शिकार करके। ठीक है, और इनका जो समय सीमा बोला गया है, ठीक है, वो बोला गया है 2,50,000 से। इनका जो समय सीमा है 2,50,000 से ईसा पूर्व है, ये से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, पुरा पाषाण काल का समय सीमा 2,50,000 से या 2,50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया। विशेष रूप से ध्यान रखें इसे। ठीक है, और कहा जाता है इनके जो वास्तुकार हैं जो पुरा पाषाण काल में बहुत सारे चीजों को इन्होंने खोजा
और बताया कि ये जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाए गए हैं तो उनका नाम है। अगर हम देखें इसके बारे में, हमें पूरा पाषाण काल के बारे में हम मध्य प्रदेश में कैसे पता चला कि भैया हमें यहाँ पे ये चीजें मिला। जैसे एक स्थल है या स्थान बोल रहे हैं, वो है भीमबेटका। ठीक है, कौन सा स्थान? भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ठीक है, भीमबेटका को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है विष्णु वाकड़कर। ठीक है, क्या नाम है? विष्णु वाकड़कर। ठीक, ये जो व्यक्ति है इन्होंने भीमबेटका के स्थल को खोजा था और बताया था कि यहाँ भी पूरा पाषाण काल या आदि मानव रहते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आदि मानव का निवास स्थान था, यहाँ पे लोग रहते थे। और ये जगह को खोजने का मतलब कब खोजा गया? तो 1957 में इस जगह को खोजा गया। विशेष रूप से ध्यान रखें, 1915 को इस जगह को खोजा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसे अपन थोड़ी देर के बाद में और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर अलग अलग निकाल के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा मध्य पाषाण काल को अपन समझ लेते हैं। मैंने पूरा पाषाण काल में बताया था जो यहाँ के मानव थे या आदि मानव थे वो अपने जीवन को शिकार करके अपने जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण काल को देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से, ध्यान रखना कब का टाइम बता रहा हूं, 10,000 ईसा पूर्व से, 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक, ध्यान रखना 7,000 ईसा पूर्व तक इनका समय सीमा था मध्य पाषाण काल का। और इनमें जो जीवन यापन था थोड़ी सी इनकी बदलाव आई थी। यहाँ पर इनकी जीवन जो था वो पशुपालन पर आधारित हो गया था। ठीक है, पशुपालन पर ध्यान रखना। यहाँ जो आदि मानव की स्थिति थी वो पशुपालन पर आधारित हो चुका था, ये लोग पशुपालन करते थे। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसके बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिले? तो होशंगाबाद के आदमगढ़ से मिला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद में। ठीक है, याद रहेगा आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद में है। और इसकी जानकारी हमें किस व्यक्ति के द्वारा मिला? तो R.B. जोशी के बारे में। ठीक है, इस व्यक्ति ने बताया कि मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ मतलब मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में जो क्या बोलते हैं मानव थे वो अपने जीवन यापन कर रहे थे पशुपालन के आधार पर। ठीक है, ठीक, कुछ घर भी मिले हैं, उसके बारे में आपको बाद में चर्चा करूंगा और बताऊंगा उसके बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में हम थोड़ा सा देख लें तो मध्य पाषाण काल में हम बोल सकते हैं जो मानव की स्थिति थी वो किस पर आधारित हो चुकी थी? कृषि पर डिपेंड हो चुके थे ये। ठीक है, अब ये पूर्ण रूप से कृषि करके अपनी जीवन यापन को कर रहे थे, है ना। अगर हम देखा जाए तो इसके साक्ष्य हमें दमोह में मिले हैं। इसके साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश के दमोह में, सागर दमोह वाला ध्यान रखना। ठीक है, और भी जगह मिले, जैसे हम बोल दे सागर भी बोल सकते हो, सागर में, एरण में, ठीक है, एरण भी सागर में है, ध्यान रखना, और जबलपुर में। ठीक है, ये इतने सारे मैंने आपको जगह बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप विशेष रूप से आप याद रखना, हमने ये बताया कि पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मानव की जो स्थिति थी वो पूरा पाषाण काल में जो थी वो अपने जीवन यापन को कैसे करते थे? शिकार करके। मध्य पाषाण काल में अपनी जीवन यापन इनका कैसे आधारित हो गया था? पशुपालन पर। और नव पाषाण काल में इनकी जीवन कैसे आधारित हो गया था? तो कृषि पर आधारित हो चुका था। ठीक है, और भी आगे अगर देखें तो इसे नोट डाउन कर लेना आप, है ना। इसके बाद में अगर हम देखें पूरा पाषाण काल को अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त था। एक को बोल सकते हैं
निम्न पुरापाषाण काल, एक को हम क्या बोल रहे हैं, निम्न पुरापाषाण काल, एक को बोल रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल, एक को हमने बोल दिया मध्य पुरापाषाण काल। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को आप विशेष रूप से बहुत अच्छे से याद रखना। और लास्ट जो है वो है निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, एक एक पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, पुरापाषाण काल के हमने 3 स्ट्रक्चर बताए आपको, वो है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, ये उच्च होगा, बाय मिस्टेक उच्च पुरापाषाण काल होगा ना। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और देन उच्च पुरापाषाण काल। ठीक, और इनका जो समय सीमा है 10 लाख से 1 लाख के बीच बताया गया है। ठीक है, इनका जो समय सीमा है 10 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बारे में बताया गया है, विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, और इसमें जो था जीवन इनका था, मानव का जो जीवन था वो मांस का भक्षण करके अपने जीवन को यापन करते थे। ठीक है, मानव को जो जीवन था वो क्या बोल सकते हैं हम, मांस का भक्षण करते थे। यहाँ पर मतलब शिकार करके मांस का भक्षण करते थे। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, शिकार करके किसका भक्षण, मांस का भक्षण करते थे। मतलब खाने के लिए एक आहार था इनका मांस। ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान रखें। चलो आगे बढ़े। और मध्य पुरापाषाण काल का समय सीमा बताया गया है 1 लाख से 40,000 के बीच में। कब बताया गया है इसे, 1 लाख से 40,000 के बीच। याद रखें आप, 1 लाख से 40,000 के बीच बताया गया है। और इनका भी समय मतलब इनका भी जीवन यापन वही मांस भक्षण करके, ठीक है, मांस भक्षण करके इनका जीवन यापन चलता था। उच्च पुरापाषाण काल के बारे में भी वही बताया गया, 4,000 से 10,000 के बीच इसका समय सीमा माना गया है। कब का समय सीमा, 4,000 से, ठीक है, 10,000 के बीच। ठीक है, तो ये पॉइंट आप 10,000 के बीच, 40,000 सॉरी है ना, 40,000 से 10,000 के बीच, ये याद रखना है ना, समय सीमा है। और इसमें भी सेम स्ट्रक्चर वही, जीवन यापन, शिकार करके मांस का भक्षण करना, जीवन यापन, शिकार करके मांस का भक्षण करना, जीवन यापन, शिकार करके मांस का भक्षण करना। ठीक है, अगर हम देखें तो आविष्कार कुछ हुए हैं, जैसे हम बोल दें इस वाले काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, तो उच्च पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, अब देखना यही हमारा इंपॉर्टेंट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश के इतिहास में, जो मध्य प्रदेश की इतिहास है, बहुत सारे शास्त्रों में या बहुत सारे बुकों में ये दिया है, पुरापाषाण या पाषाण काल से मध्य प्रदेश के इतिहास का आरंभ होता है, ये माना गया है। पुरापाषाण काल के अंतर्गत निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो पुरापाषाण काल का उच्च पुरापाषाण में हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे जगह ऐसे हम बोल दे, चंबल क्षेत्र, अगर हम देखें, मिटा दूं इसे, मैं रफ कर दूं। ठीक है, अगर हम देखें चंबल क्षेत्र, ठीक है, कुछ पॉइंट करके नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके लिखे जरूर आप। आज से अपना इतिहास स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, अगर हम देखें कौन सी, चंबल घाटी क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। ठीक है, अब चंबल घाटी क्षेत्र को खोजने का श्रेय किसे जाता है, हमारा जो मध्य प्रदेश का चंबल घाटी क्षेत्र है, उस चंबल घाटी क्षेत्र का खोजने का श्रेय विष्णु करके एक व्यक्ति हैं, विष्णु वाकड़कर, अब भी बताया मैंने, विष्णु वाकड़कर। ठीक है,
इस व्यक्ति को जाता है। एक व्यक्ति और है जिनका नाम है एच वी त्रिवेदी, ठीक है, एच वी त्रिवेदी, ठीक है, इन दोनों का श्रेय जाता है। चंबल घाटी क्षेत्र को खोजने का श्रेय इन दोनों को ही जाता है। दूसरा जो हमारा क्षेत्र आएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। नर्मदा घाटी क्षेत्र के खोजने का श्रेय या ढूंढने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो आरबी जोशी को जाता है। ध्यान रखना, क्या नाम बताया? आरबी जोशी, ठीक है, आरबी जोशी को जाता है। इस जगह का खोजने का श्रेय इन्हीं के द्वारा पता चल पाया है कि मध्य प्रदेश के एक ऐसा जगह है जो नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है या खुद ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है, ठीक है। एक और है इतिहासकार, ठीक है, एच डी सकलैया, ठीक है, ये व्यक्ति भी है। नर्मदा घाटी क्षेत्र को खोजने का श्रेय। अब तीसरा जो क्षेत्र है हमारा वो है सोन घाटी क्षेत्र, ठीक है। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सोन घाटी क्षेत्र है, ठीक है, ये भी याद रखें आप, सोन घाटी क्षेत्र। अब सोन घाटी क्षेत्र खोजने का श्रेय जैसे हम बोल दे बी आर शर्मा को जाता है, ठीक है, बी आर शर्मा को इस जगह का खोजने का श्रेय जाता है, ठीक। एक और व्यक्ति है अहमद करके है, निसार या निसार अहमद, ठीक है, ये व्यक्ति को जाता है। विशेष चंबल घाटी क्षेत्र खोजने का श्रेय इन दोनों व्यक्ति को, ठीक है। नर्मदा घाटी खोजने का क्षेत्र इन दोनों व्यक्ति को। सोन घाटी क्षेत्र खोजने का श्रेय इन दोनों व्यक्ति को। ध्यान रखना, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप विशेष रूप से नोट करते जाना। देखो यार, जब तक आप मजे लेके नहीं पढ़ोगे जब तक कुछ नहीं होना है, तो मजे लेना भी जरूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे चलो लिख लिए। नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नवपाषाण काल, अगर देखा जाए नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल के बारे में अगर हम देखें तो नवपाषाण काल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 5000 से 300 ईसा पूर्व ये जो जगह है, याद रखना, 5000 से स्टार्ट करना, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व ये जगह, यहां पर इतने समय तक हमें पता चल पाया, ठीक है। काल माना गया है कि ये समय से ये समय तक यहाँ का रहा है, ठीक है। इस काल में अगर हम बोल दें, इस काल में जो मानव के जीवन था वो किस पर आधारित हो चुका था? कृषि पर आधारित हो चुका था। जो मानव था वो अपने जीवन यापन कृषि पर निर्भर थे। ये अपने जीवन यापन कृषि से करते थे। जैसे हम बोल दें एरण, है ना, सागर में है। जैसे हम बोल दें दमोह, जबलपुर, ऐसे जगह भी हम जान सकते हैं, ठीक है। अब देखो कहा यह गया है, नवपाषाण काल से ही स्थित संस्कृति के कुछ प्रमाण मिले हुए हैं, संस्कृति के कुछ प्रमाण मिले हुए हैं, तो उनके बारे में जैसे हम जाने। एक है ताम्रपाषाण काल। क्या बताया हमने? ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अब ताम्रपाषाण काल के बारे में थोड़ा सा समझो, ठीक। नवपाषाण काल में बताया गया है संस्कृति के कुछ प्रमाण मिले हुए हैं, जिनमें से एक है ताम्रपाषाण काल, ठीक है। इस काल में मनुष्य पत्थर और, ध्यान रखना, इस काल में मनुष्य पत्थर और या एवं तांबे के औजार प्रयोग करते थे। किस किस के औजार प्रयोग करते थे? एक तो था पत्थर के औजार, और एक जो था वो क्या था? तांबा, ठीक है, इसका औजार। ये जो व्यक्ति थे ताम्रपाषाण काल में जैसे व्यक्ति थे, तो इसमें पत्थर और तांबे के औजार का प्रयोग करते थे, ठीक है। और कहा जाता है कि जिस धातु का, ये धातु बोल सकते हैं, ठीक है,
इन धातुओं का प्रयोग ये लोग करते थे। और कहा जाता है कि जो मनुष्य था वो धातु कितने वर्ष पुराने धातुओं को प्रयोग करते थे, तो 5000 वर्ष पुराने धातुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, इस काल की प्रमुख संस्कृति के बारे में लिख लो आप, संस्कृतियां प्रमुख। ठीक है, इस काल के प्रमुख संस्कृतियां के बारे में लिखना है। तो हम बोल सकते हैं जैसे मालवा संस्कृति, ठीक है, मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा संस्कृति के बारे में आपको समझना है कि मालवा संस्कृति में जैसे हम बोल दें यहां से सबसे ज्यादा मात्र भांड मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तनों का साक्ष्य सबसे ज्यादा मिला हुआ। वह कहां कहां से मिला है, तो एक जगह है कायथा। ठीक है, कायथा अगर हम देखा जाए, कायथा कहां पर स्थित है, तो उज्जैन में। आज के वर्तमान में कहां है ये, उज्जैन में, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो एक जगह एरण है, एरण भी लिख लेना। अभी जस्ट बताए एरण के बारे में मैंने आपको, कहां पर स्थित है, तो सागर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाओ आगे, और एक जगह का नाम है नावदा टोली। ठीक है, क्या बताया मैंने, नावदा टोली। ठीक है, ये जो जगह है वो है खरगोन में। कहां है ये, खरगोन में, याद रहेगा कहां पर स्थित है ये जगह, खरगोन में। ठीक है, और यहीं से कहा जाता है कि यहीं से कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, कृषि के साक्ष्य नावदा खरगोन से ही मिले हैं, इसीलिए हमने बोल दिया कि जो ताम्रपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, आगे ऐतिहासिक काल को ये समझ में आ गया, ताम्रपाषाण काल तक आपको। चलो थोड़ा सा और आगे अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। अब देखो कहा जाता आग ऐतिहासिक काल को समझते थोड़ा सा, है ना, कौन से काल को, आग ऐतिहासिक काल को थोड़ा सा समझते हैं। आग ऐतिहासिक काल, इस काल के साक्ष्य तो मिले हैं मगर इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ध्यान रखना, आग ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिले हैं अपने को, बट पढ़ा नहीं गया है, यह विशेष रूप से आप ध्यान रखना। अब देखो कहा जाता है सिंधु सभ्यता से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं मगर इन्हें पढ़ा नहीं गया है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। एक है वैदिक सभ्यता, या बोलते हैं वैदिक, हाँ वैदिक सभ्यता के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इन दोनों से अगर हम देखें तो सबसे मुख्य पॉइंट पर है वैदिक युग, क्योंकि सिंधु सभ्यता के साक्ष्य तो मिले हैं मगर हम पढ़ नहीं पाए, किसी लिपि को नहीं पढ़ा गया है, तो उसके बारे में पूर्णतः बताना असंभव होता है, संभव नहीं है, उसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में या वैदिक युग के बारे में थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा वैदिक युग को समझें, तो आप देखना इसका जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका समय सीमा माना गया है वैदिक युग का। ठीक है, इस काल में नागवंश के राजा, ध्यान रखना, इस काल में कौन, नाग वंश के राजा, याद रखना। ठीक है, इस काल में जो है नागवंश के राजा मुचकुंद, क्या नाम बताया, मुचकुंद। ठीक है, मुचकुंद मंधाता नगर की स्थापना किया था। कौन से नगर की, मंधाता। ठीक है, ये जो व्यक्ति है नागवंश के मुचकुंद जो व्यक्ति है उसने मंधाता नगर की स्थापना किया था। आज वर्तमान में देखा जाए तो मंधाता खंडवा में स्थित है। मंधाता कहां पर स्थित है, खंडवा में। ठीक है, इस जगह का इस व्यक्ति ने क्या किया था, खोज किया था या स्थापना कर दिया था। ये कहा जाता है इस काल में, कहा जाता है वैदिक काल जो है, वैदिक काल में ऋग्वेद जो युग माना गया है। ठीक है, ग्रंथ या साक्ष्य मिले हुए हैं ऋग्वेद में, पता चलता है हमें कि ये वैदिक काल के कुछ मध्य प्रदेश के कुछ नगर हैं, कुछ जगह हैं जिसके बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े और समझते हैं चीजें। उत्तर वैदिक काल,
उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, बाकी और किसी में कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अनार्य, ठीक है, उत्तर वैदिक काल अनार्य निषाद जाति के लोग, अनार्य को हम बोल सकते हैं निषाद। ठीक है, ये जाति के लोग हैं। ठीक है ना। इसकी जानकारी हमें ब्राह्मण के एक ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेयी। ठीक है, ये ब्राह्मण का ग्रंथ है, इसके बारे में जानकारी हमें ब्राह्मण के ग्रंथ ऐतरेयी में मिलता है। ठीक है ना। इस जाति का अगर हम बोले, ये जाति जो है ये जंगल में निवास करने वाले जाति होते थे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ये जो क्षेत्र है किसका, सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा। ठीक है, और विंध्याचल क्षेत्र, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और विंध्याचल क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा जंगल वाला क्षेत्र है, और इस जंगल में ही निषाद जनजाति के लोग रहते थे। इसके साक्ष्य हमें ब्राह्मण के ऐतरेयी से मिला हुआ है। ठीक है, जिससे हम पूर्णतः बता पा रहे हैं कि ऐतरेयी जनजाति के लोग जंगल के आसपास निवास करते थे या रहते थे। ठीक है ना। वैदिक काल में नर्मदा नदी का नाम, ध्यान रखना, इस काल में किसका नाम, नर्मदा नदी का नाम। ठीक है, किसका नाम, नर्मदा नदी का नाम क्या बताया गया है, रेवा बताया गया। ठीक है, या मिला है, साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, अगर हम बोले चंबल नदी को, तो थोड़ा सा ये ऊपर रफ कर दे रहा हूं, अगर देखें चंबल नदी को, तो चंबल नदी को भी किस नाम से पुकारा गया है, चर्मावती के नाम से। किस नाम से, चर्मावती के नाम से, ये भी याद रखना। और केन नदी को सुक्ति मती के नाम से, तो जो केन नदी है उसे किस नाम से, सुक्तिमती के नाम से पुकारा गया है, या पुराना नाम इनका यही है। ठीक है, याद रहा आपको। चलो आगे समझने की कोशिश करते, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे समझने की कोशिश करते हैं और भी चीजें समझते हैं। ठीक है, कल जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, महाकाव्य काल के बारे में। ठीक है ना। तो विशेष रूप से याद रखना, कल का हेडिंग डालना है ना आप लोग, महाकाव्य के बारे में। तो महाकाव्य से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ये मध्य प्रदेश के सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे कर करके आपके पास में लेक्चर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आप मध्य प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर फॉलो करें, और इस चैनल के माध्यम से ही आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और जितने भी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, और जहाँ तक हमने देखा है कि अपने जीवन को हमें दृढ़पूर्ण रखना है, अगर हमने उद्देश्य रखा है तो उस उद्देश्य के अनुसार ही हमें अपने जीवन में काम करना है, क्योंकि बिना उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति जीवन जी ही नहीं सकता, जहाँ कहा जाता है ये। तो ध्यान रखें, उद्देश्यपूर्ण जीवन को बनाएं और उद्देश्यपूर्ण में ही अपने जीवन को व्यतीत करें, कि उद्देश्यपूर्ण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे जीवन में कोई टारगेट नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। ठीक है, क्योंकि अपना पेट तो हर एक व्यक्ति कहीं से भी कैसे भी करके पाल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है ना। हर एक जगह समाज में हो, अगर हमें अपना स्तर बहुत ऊंचा करना है समाज के सामने, लोगों के सामने, फैमिली के सामने, तो हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत जरूर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आप एक बार तैयारी कर लिए, तैयारी करके अगर जॉब भी नहीं लगा, तो एक कहीं ना कहीं आप हर एक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं क्षेत्रों में आपने क्या किया, एक समझ को तो गेन किया। अब कोई भी काम करेंगे एक अनुभव के साथ काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा पढ़ाई से। ठीक है, चलो कल मिलते हैं एक नया जबरदस्त वीडियो के साथ, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। ओके।